नमस्कार दोस्तों। और पढ़ाई अच्छी ही चल रही होगी। और सबसे पहले तो सब्सक्राइब करो, फिर आगे बात करते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं रोटेशनल मोशन पार्ट 3 में। ठीक है, पार्ट 3 में, पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था। पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा था? काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स पार्ट पढ़ा था, यानी कि जो मेरे काइनेमेटिक्स से इक्वेशन होते हैं रोटेशन में वो पढ़ा था, और जो मेरे डायनेमिक्स वाले पैरामीटर होते हैं जैसे कि मोमेंटम, रोटेशनल मोमेंटम, टॉर्क, हमने ये पढ़ा था। ठीक है, अब हम आज तीसरे पार्ट पे आते हैं, रोटेशन पार्ट 3 में। रोटेशन पार्ट 3 में हम बेसिकली मेनली हम प्लेनर मोशन पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि रोटेशन विद ट्रांसलेशन। देखो, मोशन कितने टाइप का होता है, अगर मैं बात करूं किसी भी बॉडी का, तो मैं, ये एक बॉडी है, अगर मैं इसको मूव करता हूं, कोई भी 2 पॉइंट पकड़ता हूं मैं, इसके बीच की लाइन में ड्रॉ करता हूं, और अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रही है, तो जब भी मैं पकड़ूंगा ये 2 पॉइंट, इसके बीच की लाइन ड्रॉ करूंगा, ये दोनों लाइन हर पॉइंट पे पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो इसको हम बोलते हैं लीनियर मोशन। ठीक है, लीनियर मोशन में भी दो टाइप आता है। एक होता है जिसको हम रेक्टिलीनियर मोशन बोलते हैं, मींस इसमें इंडिविजुअल पार्टिकल का जो पाथ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, और एक होता है कि भाई मैं ये पाथ यूं करके भी चला सकता हूं, पार्टिकल्स मेरे हमेशा पैरेलल ही रहेंगे, लेकिन जो मेरी बॉडी थी वो मेरी स्ट्रेट लाइन पे नहीं चल रही है। ठीक है, तो मेरे जो दो पार्टिकल्स हैं, इनका जो ज्वाइनिंग लाइन है ये हमेशा पैरेलल ही है, हमेशा पैरेलल है, लेकिन इनका पाथ जो है पैरेलल पैरेलल है, मतलब इनका पाथ जो है स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसको हम बोलते हैं कर्वीलीनियर। यानी कि लीनियर तो दोनों में ही है, लीनियर मोशन तो दोनों ही है, लेकिन ये रेक्टिलीनियर है। रेक्टिलीनियर का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट, और ये कर्वीलीनियर है, यानी कि इनका पाथ जो है एक कर्व बना के जा रहा है। दोनों केस में मैं अगर कोई भी दो पार्टिकल को अगर मैं ज्वाइन करता हूं, तो उसकी जो ज्वाइनिंग लाइन है हर समय एक पैरेलल होती है, इसको हम बोलते हैं लीनियर मोशन। रेक्टिलीनियर, कर्वीलीनियर, दो पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट क्या आता है? थर्ड पार्ट आता है रोटेशन। रोटेशनल, प्योर रोटेशनल मोशन किसको बोलते हैं? प्योर रोटेशनल मोशन किसको बोलते हैं? प्योर रोटेशनल मोशन उसको बोलते हैं जिसमें मेरा लीनियर मोशन बिल्कुल गायब होता है, यानी कि कोई बॉडी रोटेट तो कर रही है पर आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही है। ऐसा किस तब होता है? जब हमारा बॉडी का एक पॉइंट कोई जो होता है पिवट होता है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं, अगर ये बॉडी है, इसका एक पॉइंट मैं पिवट कर देता हूं, यानी कि ये अब लीनियर डायरेक्शन में हिल नहीं सकती, और मैं इस पे टॉर्क लगाता हूं, एक फोर्स लगाता हूं जो एक टॉर्क क्रिएट करेगा, तो ये ऑटोमेटिक रोटेट करेगी। ठीक है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड ये रोटेट करती रहेगी। ठीक है, तो ये रोटेट करेगी, तो मैं इसको आई मीन पिवट कर दिया, ये मेरा है प्योर रोटेशन, इसको हम बोलते हैं प्योर रोटेशन। और जैसे ही मैं पिवट छोड़ देता हूं, मान लो पिवट छोड़ देता हूं, और मैं इस टाइप का मोशन करता हूं जिसमें मेरी बॉडी रोटेट होते हुए आगे बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल कि आ, जैसे साइकिल का पहिया है या किसी भी व्हील का पहिया है, व्हील का पहिया रोटेट भी हो रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। रोटेट किसके अबाउट हो रहा है? अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट हो रहा है, लेकिन साथ में आगे भी बढ़ रहा है। उसको हम बोलते हैं, जहां पे रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों आ जाता है, यानी कि रोटेशन भी है प्लस ट्रांसलेशन भी है, इसको हम बोलते हैं प्लेनर मोशन। इसको हम बोलते हैं प्लेनर मोशन। प्लेनर मोशन थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी क्यों है? क्योंकि हम दो दो पैरामीटर में एक साथ डील करते हैं। अभी तक हम जब भी पढ़ रहे थे तो हम लीनियर मोशन पढ़ रहे थे, एस वी डीवी डी एस बाई डी टी, और एक्सेलरेशन वगैरह पढ़ रहे थे। जब रोटेशन में आते हैं तो हम रोटेशनल पैरामीटर्स पढ़ते हैं, आर ओमेगा वगैरह वगैरह वगैरह। तो आर ओमेगा के रिस्पेक्ट में हम वी निकालते हैं, पर वो पेरिफेरल होता है, उस वी का डायरेक्शन हमेशा चेंज होता रहता है, यानी कि वो भी हम रोटेशन की पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो प्योर रोटेशन पढ़ना और लीनियर पढ़ना दो अलग मैटर थे। अब हम दोनों को एक डायमेंशन में देखते हैं कि भाई कोई भी चीज है अगर रोटेट भी कर रही है और लीनियर भी मूव कर रही है, तो इन दैट केस ये पैरामीटर इस पैरामीटर के साथ कैसे रिलेट होते हैं। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ट्रिकी है। ट्रिकी इन द सेंस कि थोड़ा सा आई मीन इमेजिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से
इमेजिन करना थोड़ा सा टफ होता है, जिसकी वजह से आई मीन इट इज थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेकिन इतना भी कुछ खास टफ नहीं है, हम दोनों पैरामीटर्स को एक साथ एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो आते हैं प्लेनर मोशन में। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि ये पार्ट, ये जो है आई मीन सर्कल है, ये ओमेगा रोटेशन स्पीड से ये मूव कर रहा है, ओमेगा रोटेशन स्पीड से मूव हो रहा है, और साथ में इसका जो सेंटर ऑफ मास है ये मेरा वी स्पीड से मूव हो रहा है। वी स्पीड से सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की स्पीड को वी सेंटर ऑफ मास लिख देते हैं। ठीक है, तो वी सेंटर ऑफ मास और ओमेगा में हम एक बार रिलेशन स्टेब्लिश करते हैं। सपोज इसमें कोई पॉइंट लेते हैं, ये मेरा कॉन्टेक्ट पॉइंट है, इस पॉइंट से थीटा एंगल पे मैं एक पॉइंट इमेजिन करता हूं ए, और ये पेरिफेरल जो मेरा आई मीन जो डिस्टेंस है इसको मैं बोलता हूं एस। ठीक है, ये थीटा हो गया। तो इस एस और आई मीन ये रेडियस हो गया, तो इस एस और थीटा में क्या रिलेशन होगा, आर थीटा हो जाएगा। हाँ है ना, आर इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल, आर थीटा हो जाएगा। जब ये बॉडी रोटेट करेगी, तो सपोज टी टाइम में ये एस डिस्टेंस चला, तो टी टाइम में जब एस डिस्टेंस चलेगा तो ये बेसिकली यही पॉइंट आएगा और ये आके कुछ यूं करके लाई करेगा। यानी कि इस कर्व वाले पार्ट को, इस कर्व को अगर मैं स्ट्रेट कर दूं तो ये टी टाइम में एस डिस्टेंस चलेगा, यानी कि मेरा सेंटर ऑफ मास टी टाइम में एस डिस्टेंस चलेगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास भी टी टाइम में एस डिस्टेंस चलेगा। तो मैं सेंटर ऑफ मास की अगर स्पीड की बात करूं, वी सेंटर ऑफ मास, तो ये आएगा मेरा ds बाई डी टी। ds बाई डी टी मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहा हूं। ठीक है, ds बाई डी टी मेरा आएगा v सेंटर ऑफ मास, ds बाई डी टी आएगा। और अगर मैं s की वैल्यू r थीटा रख देता हूं तो d r थीटा बाई डी टी, r को बाहर निकाल लेंगे, d थीटा बाई डी टी मीन्स इज इक्वल टू r ओमेगा, v सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू r ओमेगा। ठीक है, ये मेरा r ओमेगा हुआ, v सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का जो लीनियर वेलोसिटी आएगी वो मेरी r ओमेगा आएगी। ठीक है, और ये अगर देखा जाए तो पेरीफेरी पे हर एक पॉइंट की स्पीड भी यही डिनोट करता है। हर एक पॉइंट की स्पीड क्या होती है, अगर मैं इस पॉइंट की स्पीड करूं v, v v स्पीड है, v मेरा आई मीन वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी अगर होगा तो डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगा, तो मैं v1 v2 v3 ऐसे लिखना पड़ेगा। फिलहाल के लिए मैं सिर्फ इसका v डिनोट करता हूं। तो v की वैल्यू क्या आएगी, r ओमेगा, हमने पढ़ा है ऑलरेडी सर्कुलर मोशन में, काइनेमेटिक्स पार्ट में, v इज इक्वल टू r ओमेगा। v और r का क्या काम होता है, रिश्तेदारी निभाना, यानी कि ओमेगा से जब मैं r से मल्टीप्लाई करूंगा तो v की वैल्यू आएगी। तो यही v जो है, जो इसका सेंटर ऑफ मास का cm v सेंटर ऑफ मास है, वही v मेरा पेरिफेरल वेलोसिटी भी है हर पॉइंट का। ठीक है, ये मैं r डिस्टेंस वाले सर्कल की बात कर रहा हूं। अगर मैं कोई इनर पॉइंट, सपोज ये डिस्क की तरह का रोटेट होता है, तो मैं इनर पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं, इनर पॉइंट में r डिफरेंट हो जाएगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन मैं पेरिफेरल की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो जब मैं पेरिफेरी पे अगर मैं किसी भी पार्टिकल को एनालाइज करूं, सपोज मैं इस पार्टिकल को एनालाइज करूं, तो इसकी दो वेलोसिटीज होगी। एक तो v ये हो गई जिसका मैग्नीट्यूड r ओमेगा है, और एक इसका सेंटर ऑफ मास वाली वेलोसिटी हो गई जिसका मैग्नीट्यूड r ओमेगा है। बस दोनों में डायरेक्शन डिफरेंस है, तो मैं इसका रिजल्टेंट जो है निकाल सकता हूं, कुछ इस टाइप से आएगा, ये मेरा रिजल्टेंट स्पीड आएगी। तो ये मैं हर पॉइंट पे कैलकुलेट कर सकता हूं। जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उसमें हम कैलकुलेट करके एक बार देख लेते हैं। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स मेरे क्या क्या है, v इज इक्वल टू r ओमेगा होगा, v सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो मैं इसको यहां से डिलीट कर देता हूं। क्रिटिकल पॉइंट्स पे आते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स हम किसको बोलेंगे, कि जैसे मेरा कांटेक्ट पॉइंट आया ए, ठीक है, ये पॉइंट आया बी, ये सी, ये डी, मैं इन चार पॉइंट्स पे कैलकुलेट कर देता हूं। ठीक है, चारों पॉइंट पे कैसे कैसे आएगा, यहां पे v और यहां पे v सेंटर ऑफ मास, दोनों अपोजिट होंगे। जब मैं दोनों को सम करूंगा, चूंकि इनकी मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट वैल्यू जीरो आएगी, यानी कि ए पॉइंट का स्पीड जो आएगी वो मेरी जीरो आएगी। दैट इज इक्वल टू v प्लस v सेंटर ऑफ मास। दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, जब दोनों को ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी।
फर्स्ट पॉइंट मींस कांटेक्ट पॉइंट का मेरा जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी वो मेरी जीरो होगी। ठीक है, वो जैसे अपनी लोकेशन से चेंज होगा तुरंत मेरी कुछ ना कुछ स्पीड आ जाएगी। लेकिन जब अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करूं तो कांटेक्ट पॉइंट का स्टेट जो मेरी स्पीड आती है और वेलोसिटी आती है वो मेरी जीरो होती है। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेशन। सेकंड डेरिवेशन, अगर मैं स्टॉप की बात करूं, v और यहीं पे v सेंटर ऑफ मास दोनों सेम डायरेक्शन में है तो सिंपली ऐड हो जाएगा। vb इज इक्वल टू वेक्टर v प्लस वेक्टर v सेंटर ऑफ मास, जिसको मैं r ओमेगा प्लस r ओमेगा लिखता हूं, तो ये मेरा 2r ओमेगा हो जाता है। ठीक है, ये मेरा vb पॉइंट हो गया। नॉट vb, इज vc, यानी कि मेरा टॉप पे मेरी स्पीड सबसे ज्यादा आ रही है। एग्जैक्टली v में v ऐड हो जा रहा है। ठीक है, और किसी भी केस में दोनों वेलोसिटी में v सेंटर ऑफ मास और जो मेरी पेरिफेरल वेलोसिटी, इन दोनों में कोई ना कोई एंगल बनेगा जिसकी वजह से मेरा एक रिजल्टेंट वैल्यू आएगी। लेकिन जब मैं टॉप पे जाता हूं तो वो एंगल जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से मेरी मैक्सिमम स्पीड आती है 2r ओमेगा। मैं इस पॉइंट पे आता हूं, ये v है और ये v सेंटर ऑफ मास है, तो वो vb की बात करते हैं। vb की वैल्यू r ओमेगा प्लस r ओमेगा, और दोनों में 90 डिग्री एंगल है तो मेरा r ओमेगा रूट 2 आ जाएगा। मैग्नीट्यूड अगर देखें तो r ओमेगा रूट 2 आ जाएगा। और यही केस इसमें भी होगा, यानी कि ये वेलोसिटी कुछ इस तरह से आएगी और इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरह से आएगी। यहां पे भी वही केस होगा, v नीचे होगा, v सेंटर ऑफ मास इधर होगा, रिजल्टेंट मेरा यही आएगा r ओमेगा रूट 2। ओनली थिंग इसकी इनका एंगल डिफरेंस होगा, ये यहां से 45 डिग्री पे एंगल पे होगा, ये यहां से 45 डिग्री एंगल पे होगा। मैग्नीट्यूड सेम है तो 45 डिग्री एंगल आएगा, तो इसमें कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। v इज इक्वल टू r ओमेगा रूट 2 आएगा। तो पॉइंट ये है कि मेरा बॉटम पॉइंट पे मिनिमम स्पीड होगी, यानी कि बॉटम पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी जीरो होगी। टॉप पॉइंट पे मैक्सिमम स्पीड आएगी, टॉप पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2r ओमेगा। ठीक है, और बाकी के पॉइंट्स पे, इंटरमीडिएट पॉइंट्स पे हमें एंगल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। क्या है, मैं एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास की बात करता हूं, दैट इज इक्वल टू d2s बाई dt2। सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करूंगा तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आएगा, जो कि वैल्यू आएगी मेरी r ओमेगा था, इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरा आएगा r d ओमेगा बाई dt। डी ओमेगा बाई dt क्या होता है मेरा, r अल्फा। ठीक है, तो ए सेंटर ऑफ मास मेरा आएगा r अल्फा के इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अगर रोटेशनल स्पीड में एक्सेलरेशन है, यानी कि रोटेशनल एक्सेलरेशन है, अगर वो कांस्टेंट रोटेशन स्पीड से मूव कर रही है फिर तो मैटर ही अलग हो गया। अगर मेरा रोटेशन स्पीड में एक्सेलरेशन है तो इन दैट केस जो मेरा आई मीन पेरिफेरल मेरा एक्सेलरेशन आएगा वो भी आर अल्फा आएगा, और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी आर अल्फा आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली सेम टाइम में अगर एस डिस्टेंस चल रहा है और सेम टाइम में पेरिफेरी का भी पॉइंट ऐसी डिस्टेंस चल रहा है, तो इन दोनों की स्पीड, इन दोनों का एक्सेलरेशन हमेशा मैच करेगा, इंस्टेंटेनियस वाला। ठीक है, तो इन दैट केस ए इज इक्वल टू आर अल्फा होगा। अब इसी तरह से मैं ए और ए को ऐड कर सकता हूं। जैसे मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो इस पे ए इधर होगा, एक ए इधर होगा, इधर वाला सेंटर ऑफ मास वाला होगा, इधर वाला मेरा पेरिफेरल वाला होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अच्छा, इसमें एक तीसरा एक्सेलरेशन भी है। तीसरा एक्सेलरेशन क्या होगा, जब मेरा रोटेशन स्पीड होगा तो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बाय डिफॉल्ट लगेगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होगा, यानी कि एक एक्सेलरेशन इधर भी होगा, तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये एक्सेलरेशन मेरा फिर भी बच जाएगा, जिसको हम, अगर मैं बॉटम पॉइंट की बात करूं, यानी कि ए पॉइंट की बात करूं, तो एक्सेलरेशन ऑफ, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ ए पॉइंट मेरा क्या होगा, आर ओमेगा स्क्वायर, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मेरा रिजल्टेंट बचेगा। मैं टॉप पॉइंट की बात करूं तो टॉप पॉइंट में आर अल्फा
प्लस आर अल्फा यानी कि 2r अल्फा, इसमें दोनों एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होंगे, प्लस मेरा सेंट्रीपिटल होगा आर ओमेगा स्क्वायर। तो इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। 2r अल्फा प्लस आर ओमेगा स्क्वायर को मैं जब ऐड करूंगे, हम लोग जब ऐड करेंगे तो आर ओमेगा स्क्वायर का जो भी रिजल्टेंट मेरा बनेगा वो आएगा। इसी तरह से मैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे मैं डिफरेंट डिफरेंट एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ, लेकिन एक्सेलरेशन वाले पार्ट में मेरे को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। एक्सेलरेशन वाले पार्ट में वही चीज एक ट्रिकी है कि आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि रोटेशन हो रहा है। रोटेशन में हो सकता है कि रोटेशनल स्पीड आपकी एक्सेलरेटेड ना भी हो, ओमेगा कांस्टेंट भी हो, लेकिन अगर रोटेशन हो रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये मेरा प्लेनर मोशन हो गया। मोशन में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? अगर मैं रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, लीनियर में मेरी काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो जैसे ही हम रोटेशन में आते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि एम किससे रिप्लेस होगा? एम होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्लेस, यानी कि हाफ आई, और वी किससे हो जाएगा? वी रोटेशन के केस में रोटेशनल स्पीड से रिप्लेस होगा। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर मेरा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये मेरा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। प्लेनर मोशन में लीनियर काइनेटिक एनर्जी भी होगी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो लीनियर, अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो मेरा हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये मेरा टोटल काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी मेरा स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको हम सिंपली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हाफ एम वी सेंटीमीटर, वी सेंटर ऑफ मास क्या होगा? आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो आप कह सकते हो कि हाफ ओमेगा स्क्वायर को कॉमन कर लें, एम आर स्क्वायर प्लस आई, एम आर स्क्वायर प्लस आई, ठीक है। तो मुझे अब रोटेशन किसके अबाउट हो रहा है? अगर मैं व्हील की बात करूं तो मेरा आई जब भी हम बात करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं, तो हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन पता होना चाहिए, किस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट निकालना है। तो इस केस में चूंकि रोटेशन मेरा सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस, द एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन ऑफ व्हील, उस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, क्योंकि उसी एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, तभी लीनियर मोशन हो रहा है। तो इस एक्सिस के अबाउट मेरा अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, और उसको ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके हम पहले तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, और उसके बाद हम एक लीनियर काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास की लीनियर मोशन की वजह से निकालेंगे, और दोनों को हम सिंपली ऐड कर देंगे। तो ये मेरा टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगी, ठीक है। तो ये मेरा काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट हो गया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मुझे किसी ने कमेंट किया था रेडियस ऑफ गायरेशन के ऊपर, तो वो मैं अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगा रेडियस ऑफ गायरेशन के ऊपर। रेडियस ऑफ गायरेशन मैं अभी समझा दे रहा हूं। रेडियस ऑफ गायरेशन शायद मेरे से मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले चैप्टर में मिस हो गया था, ठीक है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले तो जो एक ओरिजिनल इक्वेशन था मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का, उसको हम बोलते थे एम आर स्क्वायर, ठीक है, जहां पे एम मेरा पॉइंट मास सिस्टम है, और यहां से कहानी की शुरुआत होती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की पूरी स्टोरी यहीं से शुरू होती है। एम आर स्क्वायर निकालते हैं, एम वन आर वन स्क्वायर, M2R2 स्क्वायर, सबको सम करके हम सिस्टम ऑफ बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। जब हम इंटीग्रेशन में जाते हैं कंटिन्यूअस बॉडी के केस में, तो क्या होता है कि हम इंटीग्रेट करने लगते हैं, जो भी है मेरा डीएम कह लो, या फिर एम आर स्क्वायर को हम इंटीग्रेट करने लगते हैं, और हम कंटिन्यूअस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने लगते हैं। तो मेरा ओरिजिनल इक्वेशन तो यही था, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अब क्या होता है कि जब मैं इंटीग्रेट करके निकालने लगता हूं, तो मेरा एम आर स्क्वायर बाई 3 आता है रॉड के केस में, ठीक है। ट्रायंगल के केस में एम एच स्क्वायर बाई 6 आता है, अगर इसको मैं हाइट मान लूं, ठीक है। सर्कुलर रिंग के केस में एम आर स्क्वायर आता है, सर्कुलर डिस्क के केस में हाफ एम आर स्क्वायर आता है, स्फेयर के केस में, हॉलो स्फेयर के केस में मेरा आता है 2/3 एम आर स्क्वायर आता है, सॉलिड स्फेयर के केस में मेरा कितना आता है 2/5 एम आर स्क्वायर होता है। तो बेचारा मेरा ओरिजिनल इक्वेशन जाए तो कहाँ जाए? ओरिजिनल इक्वेशन की तो आइडेंटिटी खत्म हो गई, लोग सारे बच्चे जो है इस इक्वेशन को तो भूल ही गए,
और इनको रटना शुरू कर दिए, हाफ एम आर स्क्वायर 2/3 एम आर स्क्वायर 2/5 एम आर स्क्वायर एम एच स्क्वायर बाई 6 एम आर स्क्वायर बाई 3 और बाकी के जो भी इक्वेशन आते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि भाई अब कोई भी जो ओरिजिनल इक्वेशन उसको प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। तो इन भाई साहब को हो गई तकलीफ, इन भाई साहब को तकलीफ हो गई कि भाई मेरी तो आइडेंटिटी क्राइसिस हो गई। जैसे आप रेगुलर बॉडी में आते हो तो मेरा तो आपने मास का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, भाई मास तो उतना ही आना है। आर को आपने बिगाड़ दिया, यानी कि आर का शेप, आर की धज्जियां उड़ा दी आपने। अब एम आर स्क्वायर रही नहीं गया, अब हो गया वो एम आर स्क्वायर बाई 2 हो गया, 2/3 एम आर स्क्वायर हो गया। तो ये भाई साहब क्या कहते हैं कि भाई मैं एक नया रेडियस लेकर आऊंगा, अपना भाई लेकर आऊंगा जो लेगा सबसे बदला, ठीक है। और उस भाई को बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। गायरेशन का मतलब क्या होता है, रोटेट करना। गायरेशन का मतलब जैसे गायरेट हम लोग बोलते हैं फिगरेटिव सेंस में कि द स्टॉक प्राइसेस आर गायरेटिंग एंड दैट इज क्रिएटिंग पैनिक इन द इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो गायरेशन का मतलब होता है रोटेट करना, ठीक है। तो लाइक द व्हील वाज गायरेटिंग। तो गायरेशन वर्ड से आपको डरने की जरूरत नहीं है। गायरेशन वर्ड थोड़ा सा देखने से लगता है कि यार ये पता नहीं कहां से आ गया, ये तो कुछ नई चीज आ गई, रेडियस ऑफ गायरेशन। गायरेशन कुछ नहीं होता है, रोटेशन होता है, रेडियस ऑफ रोटेशन आप कह लो आप, ठीक है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन आ गया। अब मैं आर ही लिखूंगा तो इन आर उन आर में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। तो उसके लिए नया टर्मिनोलॉजी के आया। तो मैं जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, इसका भाई उससे बदला लेगा। इसका भाई कौन है, के। तो मैं ओरिजिनल इक्वेशन को जिंदा रखूंगा एम के स्क्वायर, ये मेरा रेडियस ऑफ गायरेशन है। और मैं इसको इक्वेट कर दूंगा, यानी कि के मैं एक ऐसा रेडियस डिजाइन करूंगा कि आप जो भी फॉर्मूला लगा लो उसमें जो भी मेरा रेडियस आएगा इससे बाहर नहीं जाएगा, इसी के अंदर में आएगा। तो मैं जैसे ही जब मैं इसको इक्वेट करता हूं तो के स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर बाई 2 आ जाती है, यानी कि के की वैल्यू आर अपॉन अंडर रूट 2 आ जाती है। जैसे ही मैं इसको इक्वेट करता हूं के स्क्वायर की वैल्यू 2/3 आर स्क्वायर आ जाती है, यानी के की वैल्यू आर अंडर रूट 2/3 आ जाती है। तो के की वैल्यू वेरी करती रहेगी बॉडी टू बॉडी। इस केस में आर मेरा कांस्टेंट रहता, आर मेरा किसी भी डिस्क में किसी भी इसमें कांस्टेंट रहेगा कि यही आर है। इसमें के ऐसा मैंने फ्लेक्सिबल रेडियस डिसाइड किया जिसका कोई ईमान धर्म नहीं है ना। यानी कि के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि मेरा फॉर्मूला क्या आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जैसे फॉर्मूला हाफ एम आर स्क्वायर है, एम के स्क्वायर से मैंने इक्वेट कर दिया। भाई एम के स्क्वायर को मैंने हाफ एम आर स्क्वायर से इक्वेट कर दिया, एम एम कैंसिल हो गया, के की वैल्यू आ गई आर अपॉन रूट 2। किस केस में, डिस्क। डिस्क मैंने, तू यहां पे आ जा भाई, तू यहां पे आ जा, ठीक है। मैंने एम के स्क्वायर को कैलकुलेट कर दिया, किससे इक्वेट कर दिया, 2/5 एम आर स्क्वायर। 2/5 एम आर स्क्वायर मैंने सॉलिड स्फीयर से कंपेयर कर दिया, तो मेरा के की वैल्यू आ गई आर रूट 2/5, ठीक है। तो के एक ऐसा फैक्टर हमने इंट्रोड्यूस किया जो हमारे किसी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रेडियस को डिफाइन कर देता है ओरिजिनल इक्वेशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। ये एक इक्विवेलेंट रेडियस है जो मेरा ओरिजिनल इक्वेशन से आता है एम के स्क्वायर, जो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेट करके हम चाहे जैसे भी निकाल लें, दैट इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। और इस के को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन के बहुत यूज है इंजीनियरिंग में, जब आप डिजाइन करते हो, स्पेशली सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत ज्यादा यूज है, क्योंकि रेडियस ऑफ गायरेशन बेसिकली ये शो करता है कि मास कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है सेंटर से, मींस रोटेशन से कितना, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है। जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उतना ज्यादा वो रोटेशन को रेजिस्ट करेगा, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे स्टील के जो बीम्स आते हैं, स्टील के बीम्स अगर आप देखोगे तो कैसे डिजाइन होता है, आई सेक्शन ऐसे होगा, ये होता है आई सेक्शन। स्टील के बीम आते हैं, आप देखोगे रेलवे वगैरह के, अगर उसमें प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो स्टील के बीम यूज होते हैं। फ्लाईओवर के नीचे देखोगे स्टील के बीम यूज होते हैं। आई सेक्शन में क्या होता है कि मेरे जो फ्लैंजेस होते हैं, ये फ्लैंज है, ठीक है, और ये मेरा स्टेम हो गया। फ्लैंज की थिकनेस मोटी रखते हैं, स्टेम की थिकनेस पतली रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, फ्लैंज की थिकनेस मोटी होने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा मास मैं अवे रख रहा हूं, यानी कि सेंटर से मैं अवे रख रहा हूं ज्यादा से ज्यादा मास।
मास दूर होने का मतलब है रेडियस ऑफ गायरेशन का ज्यादा होना। रेडियस ऑफ गायरेशन का ज्यादा होने का मतलब है सेम मास के लिए अगर ज्यादा रेडियस ऑफ गायरेशन होगा तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, यानी कि रोटेशन को रेजिस्ट करेगा। तो ये बीम जब इस पे लोड आएगा तो ट्विस्ट नहीं होगी आसानी से, ठीक है। तो ये इसका इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है रेडियस ऑफ गायरेशन का, ठीक है। इसका दूसरा ऑप्शन हम ऐसे भी बना सकते थे कि भाई मैं इसको पतला रखता हूं और ये मैं मोटा मोटा रख लेता हूं, यानी कि स्टेम को मैं मोटा कर देता हूं और मैं फ्लैंजेस को मैं पतला कर देता हूं। इस केस में सेम मास सेम क्रॉस सेक्शन एरिया ये भी है, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया ये भी है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसकी स्ट्रेंथ कम है। क्यों? क्योंकि इसका रेडियस ऑफ गायरेशन ज्यादा है, इसका रेडियस ऑफ गायरेशन कम है। रेडियस ऑफ गायरेशन ज्यादा होने का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीधे सीधे अभी तो आप सिर्फ रोटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, लेकिन किसी मटेरियल की स्ट्रेंथ उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करती है। जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उतना ज्यादा वो ट्विस्टिंग को, बेंडिंग को अपोज करता है, तो रेजिस्ट करता है। तो बेसिकली जो स्टील के सेक्शंस आते हैं या हम लोग कुछ भी कंक्रीट के भी सेक्शन जो डिजाइन करते हैं, हम उसको इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, उनका शेप इस तरह से ले सकते हैं। सेम कंक्रीट के लिए हम ऐसा शेप ले सकते हैं जिसमें मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो। तो ये डिजाइन पैरामीटर्स, ये जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो आप डिजाइन में इस चीज को अप्लाई करोगे, ठीक है। फॉर द टाइमिंग अभी ये समझ लो कि रेडियस ऑफ गायरेशन का बेसिकली सिग्निफिकेंस क्या है। ये इक्विवेलेंट एम आर स्क्वायर होता है। जो भी मेरा फॉर्मूला आ रहा है रेडियस ऑफ गायरेशन का, उसको एम आर स्क्वायर से इक्वेट कर देते हैं और आर की वैल्यू निकाल देते हैं, या एम के स्क्वायर से इक्वेट कर देते हैं, के की वैल्यू निकाल देते हैं।